नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राहुल सर। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे यूपी पुलिस के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें 99% वे सभी क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा, ये गारंटी की बात है। बस क्या हो सकता है, केवल डिजिट चेंज हो सकती है, पर सारे क्वेश्चन यही होंगे जो मैं करा रहा हूँ। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, वो चाहे एडवांस के हो चाहे ये अर्थमेटिक के हो, ठीक है ना। तो आज हम टाइम ना खराब करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मैंने लिख दिया है कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सभी को मालूम है, जो सीपी कोई भी चीज है अपने आप में 100% होती है, तो सीपी हमारा कितना होगा, 100% होगा। मैंने यहाँ पे लिखा सीपी हमारा 100% है। कितना है, 100%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने कहा किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु पर 100 रुपए की है, 10% की हानि हो रही है, तो कितने में बेचेगा, 90 रुपए में। कोई बात, देखो 100 पे 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा, 90। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 25% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 पे 25% का लाभ कमाने के लिए कह रहा है, तो 100 पे 25% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 125% में। क्लियर बात है एकदम। देखो किसी वस्तु पर 100 रुपए में 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेच रहा था, 90 में। और उसने कहा कि 25% का लाभ कमाना है, 100 पे 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा, 125 में। उसने कहा जब 720 रुपए में बेच रहा था तो क्या परसेंट की हानि थी, 10% की, यानी 90% की वैल्यू कितनी है, 720। कितनी है, 720। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से काटा कितनी बार गया, 8 बार। 8 की गुना इसमें कर दो तो आराम से हमारा नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की जीरो, 8 एकम 8 और 2 10। कितना आ गया हमारा, 1000 रुपये। कोई दिक्कत है, ये हमारा आंसर है बिल्कुल एकदम। देखो कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और समझा देता हूं कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो सीपी हमेशा 100% होता है। 100 पे 10% की हानि हुई तो कितना आ गया, 90। और 100 पे उसने कहा 25% का लाभ कमाना है, तो 100 पे 25% का लाभ कमाया तो कितना आ गया, 125। जब लॉस हो रहा था तो कितने में बेच रहा था, 720, यानी 90 की वैल्यू कितनी है, 720। कितने गुना है, 8। 8 की गुना 125 में करी तो कितना आ गया, 1000 रुपए। क्लियर बात है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। देखो ये मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन है, देख लो एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 14 से ही 2/7% की हानि की जगह मैं लाभ कर देता हूं। पहले क्वेश्चन में लाभ होता है 14 से ही 2/7% का लाभ होता है, लाभ होता है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें दो चीज होती है, सीपी और एसपी। कितना होता है, सीपी और एसपी। क्लियर बात है। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो नहीं आती है तो मैं आपको निकालना सिखा देता हूं, पहले एक बार देख लीजिए जिनको नहीं आती है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। कितनी होती है परसेंटेज की वैल्यू, सबको याद होनी चाहिए, 1/100। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमें इसे क्या बनाना है, हमने बनाना है इसे 14 सत्ते 98, 98 और 2 100/7, और परसेंटेज हटाने के नीचे नीचे 100, 100 से 100 कट गया तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। ये डायरेक्ट याद रखनी है, यदि याद नहीं है तो निकाल के सीख लो, बहुत आसान पड़ेगी। यानी कि हमारा नीचे वाला सीपी होगा, नीचे वाला क्या होगा, सीपी हमेशा। ठीक है, और ऊपर वाला या तो प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। तो सीपी हमारा कितना है, 7 रुपए। कितना है, 7 रुपए। पहले मैं इससे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, दोबारा से लिखता हूं। तो डायरेक्ट मैंने निकालना सिखा दिया फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है 1/7, यानी सीपी हमारा 7 रुपए है। 7 में 1 रुपए का लाभ हो रहा है, उसने लिखा है कि लाभ हो रहा है, 7 में 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने में होगी, 8 रुपए में।
क्लियर बात है। 7 पे 1 रुपए का लाभ है तो बेची कितने में होगी 8 में। 8 की जगह दे कितने रखा है 800 रुपए। कितना दे रखा है 800 रुपए। 8 का डिवाइड 800 में किया तो कितना आ गया 100 गुना। 100 की गुना इसमें कर देते हैं तो सीपी हमारा कितना आ गया 700 रुपए। कितना आ गया 700 रुपए। क्लियर सी बात है एकदम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और देख लो, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 14 से ही 2/7% की हानि होती है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 रुपए हमारा सीपी था, यानी 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। 7 सीपी हमारा 7 है। 7 पे हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो बेची कितने में 8। 8 की जगह में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 800। 800 में डिवाइड किया कितना आ गया 100। 100 की 7 में गुणा करी कितना आ गया 700 रुपए। ये प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। ये है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। उसने कहा 3 वस्तुओं का लागत मूल्य को बोलते हैं सीपी, यानी 3 वस्तुओं का सीपी, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। देखो 2 बार, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमेशा अपोजिट वैल्यू होती है, यानी सीपी की वैल्यू है और एसपी की वैल्यू है। यानी सीपी हमारा कितना है 2 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 3 रुपए। यानी कि 2 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है 3 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना का होगा हमारा 1 रुपए का। उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 1 रुपए का लाभ हो रहा है हमें, 1 रुपए का लाभ है कितने पर 2 रुपए में। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 2 से 1 काटा तो परसेंटेज कितना आ गया 50%। यूपी पुलिस के लिए सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी मैं गारंटी लेता हूं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको स्पीड तेज लगे तो इसे मंदी करके देख सकते हैं, अपनी सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो आज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है, मैं इनमें जल्दी से जल्दी खत्म कराऊंगा। 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिससे अंदर ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटें चौथा क्वेश्चन है आज का कि 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू बना देनी है। तो तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, पहले लिखी 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5 और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4। क्लियर बात है। तो यहाँ पे लिखा मैंने मार्केट प्राइस और यहाँ पे लिखा मैंने सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत, यानी कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। यानी कि पहली कितनी थी 1/10, दूसरी कितनी है 1/5 और तीसरी कितनी है 1/4। यदि हमारा मार्केट प्राइस 10 रुपए है, 10 पे 1 रुपए की डिस्काउंट दे रहा है तो बेची कितने में 9 में। ऐसे ही 5 मार्केट प्राइस है, 5 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेची कितने में 4 में। ऐसे ही हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 4, 4 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेची कितने में 3 में। सबकी मल्टीप्लाई करी 10 पंजे 50, 50 100 का 200, कितना रखा है 200। अब 9 चौक 36, 36 दिया 108। क्लियर बात। 200 की चीज को 108 रुपए में बेच रहा है, कितना 200 की चीज को 108 में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितने का 200 में से 108 माइनस किया तो 92 का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 92 का डिस्काउंट है कितने पर 200 रुपए पर। और परसेंटेज बनाने की गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 से काटा 46,
तो ये आ गया 46%, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 46% होगा। क्लियर बात है एकदम, ठीक है। और चलते हैं अगले 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है, आज का 5वां क्वेश्चन। आज का 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, किसी संख्या के 15% में 170 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे, नहीं एक्स मानना है नहीं कुछ, तो सीधा सीधा लिखते हैं किसी संख्या का 15%। मैंने यहाँ पे लिखी कोई भी संख्या है ओरिजिनल संख्या, वो हमेशा अपने आप में कितनी होती है 100%। कितनी होती है कोई भी संख्या, ये याद रखने वाली चीज है। कोई भी संख्या अपने में या कोई भी अपने आप में हमेशा 100% होता है, यानी कि कोई भी संख्या 100% है, यानी कि किसी संख्या का 15%। मैंने लिखा 15%। मैं यदि 170 जोड़ दिया जाए तो मैंने जोड़ दिया 170, बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार। किसी संख्या के 15%, मैंने लिख दिया 15%। उसने कहा 170 जोड़ दिया जाए तो मैंने जोड़ दिया 170। उसने कहा आगे के लिए वह स्वयं प्राप्त हो जाती है, स्वयं कितनी है 100%, तो ये आ गया 100%, यानी 100% प्राप्त हो जाती है। यानी किसी संख्या के 15% में 170 जोड़ दिया जाए तो कितनी प्राप्त हो जाती है 100%, यानी 100 में से 15 गया था, कितना बचा 85, यानी 85% की वैल्यू 170 है। 85 से काटा 85 एक 85, 85 दूनी 170, यानी 1% की वैल्यु कितनी आ गई 2। तो और ओरिजिनल संख्या कितनी है 100%, तो ओरिजिनल कितनी आ गई बाबू, संख्या हमारी कितनी आ गई 2 गुना 100 बराबर 200। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी आ गई हमारी 200। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का 6वां क्वेश्चन, ठीक है। यदि सभी को मजा आ रहा हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें, जिससे सभी का भला हो, ठीक है। चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन पर। आज का 6ठा क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं, 6ठा क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है आज तक। तो मैंने लिखा तीन संख्याएं दे रखी है ए, बी और सी। तीन संख्याएं दे रखी है 3, 4, 5 अनुपात में।
3, 4, 5 अनुपात में। क्लियर बात है कि तीन संख्याएं दे रखी है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। उसने कहा पहली संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। पहले 100% थी, 10% की वृद्धि कर दी कितनी होगी? 110%। पहले 100% थी, 20% की वृद्धि होगी कितनी होगी? 120%। कोई दिक्कत? पहले 100% थी, 30% की वृद्धि होगी कितनी होगी? 130%। क्लियर बात है? कुछ नहीं है, पहली सारी कोई भी संख्या मैंने बताया था अपने आप में 100% होती है। उसने कहा क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होगी। पहले 100% थी, अब 110 होगी, अब 120 और ये 130। अब इसमें गुणा कर देते हैं, तो इसकी गुणा करी 330, इसकी गुणा करी 480 और इसकी गुणा करी 650। एक ये जीरो इसके टेबल मारिए, काट दे। 33 रेशियो 48 रेशियो 65। अब ये किसी के टेबल में तो आते नहीं है, यही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करा सकता है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो 200 के 200 कराऊंगा, बिल्कुल कांस्टेबल लाइक। ऐसे नहीं कि मैं ऊपर से नीचे से हार्ड हार्ड करा दूं और कहूं कि ये आएंगे, ये नहीं, बिल्कुल कांस्टेबल के लाइक। इससे सभी का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वें क्वेश्चन पर। 7वें क्वेश्चन पर नमस्ते दोस्तों, आपको सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राहुल सर। जैसा कि मैंने आपके लिए 200 क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने कल एक क्लास ली थी जिसमें मैं 10 क्वेश्चन करा चुका था, और आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं। और सेकंड क्लास में क्या है कि हम 20 क्वेश्चन कराएंगे आज तुम्हें। ठीक है, इसमें क्या होगा, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा, और ये मेरी गारंटीड है कि इनसे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आएगा। मैं इनमें हर उस टॉपिक को क्लियर करूंगा जो पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। बस इसमें इतना अंतर हो सकता है कि बस कोई डिजिट चेंज हो सकती है। तो आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्लास में आज लेते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपने सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यदि आपने किसी ने पहली क्लास नहीं देखी तो सभी जाके पहली क्लास को देखें। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमने पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन। अब सब इसको नए नए फॉर्मूला याद करते हैं या मल्टीप्लाई करते ढोलते हैं। तो तुम्हें एवरेज किसी भी संख्या का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, तो तुम्हें लिखना है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। किसी का भी एवरेज निकालना है, भले वो कोई रियल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, किसी का भी निकालना है तो एवरेज हमेशा कैसे निकलेगा? पहली संख्या यानी लास्ट बटे 2, हमेशा एवरेज बराबर। ठीक है, तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 करना है। तो हमारा एवरेज निकाला, तो एवरेज बराबर 5 का प्रथम गुणज कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। 5 का प्रथम गुणज कितना होगा? 5। और अंतिम गुणज 5 का, तो 20 की 5 गुणा करता हो तो 20 पंजे 100 और बटे में 2। कुछ नहीं करना है, पहला मल्टीपल लेना है और लास्ट का मल्टीपल लेना है। फर्स्ट का मतलब पहला, एल का मतलब लास्ट, यानी 5 का प्रथम गुणज कितना है? 5 और 20 का गुणज कितना है? 100। तो कितना आ गया? 105 बटे 2। ये 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया? 52.5। ये हमारा एवरेज है, बिल्कुल आसान। ऐसे ही यदि हम मैं 3 का बोलूं तो 3 का प्रथम गुणज कितना होगा? 3 का मैं ले रहा हूं, 3 के मैंने बोल दिया कि 3 के 20 गुणजों का निकाला, तो 3 का कितना होगा? 3 और 20 कौन सा होगा? 60 बटे 2। तो किसी का भी निकाल सकते हो आप इसी तरह, 63 बटे 2। तो 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत कितना आ गया? 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 31.5, ये आ गया। आप ऐसा करके किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। चलो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने 10 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए, कुछ औसत से रन बनाए। वह अपनी अगली पारी में
120 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो उसका नया औसत ज्ञात करें। नया औसत ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं कि एक बल्लेबाज ने अपनी 10 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए जिसकी हमें मालूम नहीं है, तो वह अपनी अगली पारी में 120 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, उसका नया औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लिखना है कि उसने 10 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। मैंने लिख दिया 10 पारियों का एवरेज उसका एक्स था। एक्स का यूज नहीं है, बस लिखने के लिए है कि 10 पारियों में का एवरेज कितना था, एक्स। उसने क्या काम करा, अपनी अगली पारी में यानी कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 120। मैंने लिख दिया अलग कि 11वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, तो उसकी पारी कितनी होगी, 11। तो उसके एवरेज में, तो उसने कहा कि जिससे उसके एवरेज में 5 रन की वृद्धि हो गई। तो पहले एवरेज कितना था, एक्स, तो अब कितना होगा, एक्स प्लस 5। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो 10 रन का एवरेज कितना था, एक्स। 11वीं पारी में 120 रन बनाए, तो 120 रन बनाए तो 11 रन का एवरेज कितना होगा, एक्स प्लस 5। उसने साफ साफ कहा है कि 5 रन की वृद्धि का मतलब होता है प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाना है, -5 लिखना है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो 10 की इसमें गुणा करनी है, कितना आ गया, 10 की 5 में गुणा करी तो कितना आ गया, -50। कितना आ गया, -50। यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे आ गया -5। 10 की गुणा 5 करिए, कितना आ गया, -5। यदि नया औसत पूछा है तो सीधे सीधे इसमें से प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो घटा देंगे। तो नया औसत कितना आ गया, नया औसत बराबर कितना आ गया, 120 में से 50 गया तो नया औसत कितना आ गया, 70। क्लियर बात एकदम। जब भी एक बार और देख लो क्वेश्चन को, एक बल्लेबाज ने 10 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। मैंने लिख दिया कि एक्स की औसत से रन बनाए, वह अपनी अगली पारी में 120 रन बनाता है। एक मैंने लिख दिया कि 120 रन बनाता है तो उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है, 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पहले एवरेज एक्स था, अब वृद्धि होकर कितना हो गया, एक्स प्लस 5। तो यानी कि 11 पारी का एवरेज एक्स प्लस 5 है। तो इसमें से मैं इसे माइनस करूंगा, इसे सिंपल याद रखो, जब भी यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ इसकी गुणा इसमें करनी है, पहले वाले में 10 की 5 में गुणा करिए, कितना आ गया, -50। माइनस का तो घटा देंगे, प्लस का होता तो जुड़ जाता। तो 120 में से 50 गए तो नया एवरेज कितना आ गया, 50। यदि मैं यहीं पे एक और सिखाता हूं कि यदि पुराना एवरेज पूछे, तो पुराना एवरेज पूछे, पुराना औसत बराबर, ठीक है। तो यहाँ का नया एवरेज कितना है हमारा, एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 की वैल्यू कितनी है, 70। तो प्लस का 5 है तो इधर जाएगा, कितना आ गया, 70 में से 5 घटा दो, तो पुराना एवरेज कितना आ गया, 65। यानी कि सिंपल सा भी याद रखो कि 5 रन बढ़कर नया औसत कितना हुआ, 70। तो यानी कि 5 रन पहले कम था, तो 70 में से 5 गए तो पहले कितना था, 65। क्लियर बात, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 0.23 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखे, भिन्न के रूप में लिखिए। ये अगला क्वेश्चन है कि 0.23 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखिए। तो करना क्या है, तो हमें यहाँ पे जितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है हम उसे ऐसे ही उतार देते हैं। 23 कितना, 23 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि बार कितने डिजिट पे है, तो बार 2 डिजिट पे, तो 2 बार ना लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, इसमें बस आंसर तो यही है, पर इसमें ये देखो, यदि पॉइंट और बार के बीच में यदि डिजिट होती तो हम उतनी 0 भी लगाते, और बार से पहले जितनी डिजिट है उतना माइनस कर देते। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस ऐसे क्वेश्चन में बस इतना करना है कि यहाँ पे देखना है कि पॉइंट के बाद डिजिट कितनी लिखी हुई है, वो सारी डिजिट उतार देंगे। बार कितने डिजिट पे चढ़ा हुआ है, 2 पर, तो 2 बार 9 लगा देंगे। कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर है। ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। क्लियर बात एकदम। एक बार और देख लो कि हमें करना क्या है, पहले डिजिट तार देनी है, फिर ये देखना है तो बार कितने डिजिट पे, 2 पर, तो 2 बार है, तो 2 बार 9 लिख दिया। क्लियर।
ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी भिन्न में बदलना। ये आसान क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के चौथे क्वेश्चन पर। हमारा कई शिफ्टों में ये वाला क्वेश्चन पूछा है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये वाला कि 123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123। ठीक है, अगला दिया है 0.03123 का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादातर सभी शिफ्टों में पूछा गया था, पर बच्चे इसे बहुत ज्यादा गलत करते हैं, तो इसे मैं एक बार समझा देता हूं। हमेशा पॉइंट एक साथ रखना है, जिसमें पॉइंट नहीं थे इसमें पॉइंट लगा रहा, पॉइंट जीरो कर लो। पॉइंट हमेशा एक लाइन में सीध में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 12.3 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 12.3, और यहाँ पे लिखेंगे 1.23 तो 1.23 लिख देंगे, 0.123 तो 123, यहाँ पे 0.0123, यानी कि सारे क्वेश्चन को पॉइंट एक सीधी लाइन में रहना चाहिए, कभी भी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सीधा सीधा जोड़ देंगे, 3 का 3, 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, 3 2 5 और 1 6 और 2 और 1 3, इसका आंसर आ गया 136.6653। ये ज्यादातर पहले पेपर में सारी शिफ्टों में पूछा गया था, तो इसका सही से ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के पांचवें क्वेश्चन पर। यदि आपने सभी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद जिससे कि तुम्हें 200 के 200 क्वेश्चन सीधे की सीधे आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है आज का, ये हमारा बोर्ड मार्क्स से संबंधित है, क्योंकि बोर्ड मार्क्स से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे लिखा उन्होंने, यहाँ पे लिख दिया 120 प्लस बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 45 माइनस मंझला ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा 30 माइनस छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा 14 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 14 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5, बड़ा छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, 7 से डिवाइड करना है 14 को। पहले एक बार देख लो, ये क्वेश्चन ज्यादातर हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो यहाँ पे करना क्या है कि पहले ये हमारा क्वेश्चन है, तो बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम जाते हैं सबसे छोटे ब्रैकेट में। क्या जाते हैं, सबसे छोटे ब्रैकेट में, उसके बाद हम करते हैं डिवाइड। पहले सबसे पहले ये लिख देता हूं, पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट, ब्रैकेट उसके बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद माइनस और फिर प्लस, यानी कि इसी हिसाब में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। चलाया ना, यहां पे सॉल्व करते हैं, तो 7 से 14 को काटा कितनी बार गया, 7 से 14 को काटा 2 बार। पहले बिल्कुल सीधा लास्ट से छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, सर 7 से 14 को काटा कितनी बार गया, 7 दूनी 14 2 बार, फिर करना है मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो पहले हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, 7 से पहले सबसे पहले हमें डिवाइड करना है छोटे ब्रैकेट में, तो सबसे छोटे ब्रैकेट में गए, सॉल्व करना है, 7 दूनी 14, 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया 10। अब इसमें इसे सॉल्व करना है, 30 में से 10 गए, कितना बचा 20। पेपर में बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जिससे तुम्हारा टाइम बचे, तो 30 में से 10 गए, कितना बचा 20, 45 में से 20 गए, कितना बचा 25, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के लिख दो, 120 प्लस 25 बराबर कितना आ गया 145 आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर हर शिफ्ट में पूछा गया और इस बार भी हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, सबसे छोटे ब्रैकेट में जाना है, क्या जाना है, छोटे ब्रैकेट में। यदि उसमें डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, तो डिवाइड दे रखा है, तो 7 से 14 को डिवाइड किया कितनी बार गया 2 बार, तो 2 की 5 में गुणा करी तो कितना आया 10। अब यहाँ पे देखा हमने माइनस लग रहा हुआ है, तो 30 में से 10 गया, कितना बचा 20, कोई दिक्कत है। यहाँ पे फिर हमारा ये यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, तो 45 में से 20 गए, कितना बचा 25, अब इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे कर दिया प्लस, 120 में 25 जोड़े तो कितना आ गया 145, यानी कि ज्यादातर सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलते हैं अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि छठे क्वेश्चन पर। ठीक है, छठा क्वेश्चन आज का, छठा क्वेश्चन है साधारण ब्याज से रिलेटेड है। छठा क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया था कि x रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से
वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज वाई रुपए के 8% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, 5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, ब्याज के बराबर है। तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए, तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार 2018 में, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल, बस डिजिट चेंज है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं एक बार क्वेश्चन को और पढ़ के सुना देता हूँ, फिर चलते हैं आगे कि x रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज y रुपए के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x रेशियो y ज्ञात करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है कि x गुना, यानी एक साल में 6% ब्याज मिल रहा है। साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर मिलता है, मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल चुका हूं साधारण ब्याज की, जिसे ना समझ में आ रही हो तो पीछे देख ली एक बार जाके। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। यहाँ पे देखो एक साल में 6% ब्याज मिला है, तो 7 साल में कितना मिलेगा, 6 गुना 7 यानी कि 42%। तो मैंने लिख दिया कि 7 साल में हमें ब्याज कितना मिलेगा, x रुपए में 42%। फिर उसने बोला कि y रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 40 रुपए। तो यहाँ पे गुना कर दो 40, तो यहाँ पे एक टेबल से काट दो, 2 से काटा 21 और 2 से काटा 20, ठीक है। हमेशा अपोजिट वैल्यू होती है जब भी बराबर बीच में हो। तो यहाँ पे लिखना है x रेशियो y, और x की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया, और y की वैल्यू कितनी है 21, तो कितना लिख दिया 21। तो ये आ गया हमारा x रेशियो y कितना आ गया 20 रेशियो 21। क्वेश्चन देखो और उसका सॉल्यूशन देखो कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और देखो, x रुपए को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज जो है y रुपए के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x रेशियो y का मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, तो एक साल में 6% ब्याज मिल रहा है, तो 7 साल में ब्याज कितना मिलेगा 42%। एक साल में 8% ब्याज मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा 40%। माने उसने बोला ये जो ब्याज है ये इसके बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। तो मैंने ये एक टेबल मारे तो काट दिए, हमेशा अपोजिट वैल्यू होगी, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 21, तो x रेशियो y कितना आ गया 20 रेशियो 21। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां पे देखो उसने क्वेश्चन में दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, कि a अपॉन b बराबर b अपॉन c बराबर 3/4 है। कितना है 3/4। तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में a रेशियो b रेशियो c, ये फाइंड करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे a b c लिखेंगे, a b c। तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिख दिया, कोई दिक्कत है। a की वैल्यू 3 है तो मैंने 3 लिख दी, b की वैल्यू 4 है तो 4 लिख दी, कोई दिक्कत है। फिर उसने कहा कि आगे को b रेशियो c चाहिए हमें, तो b की वैल्यू कितनी है 3 लिख दी, c की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिख दी। इसमें करना क्या है, आगे का आगे रिपीट करना है, आगे का आगे रिपीट करना है, और पीछे का पीछे रिपीट करना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ना 4 3 12 और 4 4 16। तो a रेशियो b रेशियो कितना आ गया 9 रेशियो 16 रेशियो 12 रेशियो 16, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है a और b किसी कार्य को, a और b किसी कार्य को 15, 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं।
कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से, कार्य समाप्त होने से, होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता है, छोड़ देता है, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन को एक बार समझा देते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो करना कुछ नहीं है, यहां पे लिखेंगे ए और बी। ए कितने दिन में कर सकता है? 15, और बी कितने में कर सकता है? 20। तो इनका लेना है हमें एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। 15 से 20 60 में डिवाइड किया कितनी बार किया? 4 बार, और 20 से डिवाइड किया 3 बार। तो यहाँ पे करना क्या है, जब भी क्वेश्चन में पहले के पहले, तो पहले का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। इसका मतलब है कि कार्य किसने छोड़ा था? बी ने। कितने दिन पहले? कार्य किसने छोड़ा था? बी ने। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा था। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। बी एक दिन में, ये एक दिन का काम है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 यूनिट। कितना? 15 मिनट। जब भी क्वेश्चन में पहले बोले तो 15 को प्लस कर देना है, और बाद कहता तो माइनस। 60 में 15 जोड़े तो टोटल वर्क कितना आ गया? 15। इसका मतलब यह है, मैं समझा देता हूं कि यहाँ पे हमने कार्य की शुरुआत करी ए और बी ने, यानी कि यहाँ पे गए और 5 दिन पहले, यहाँ पे 5 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो मैं इसे 5 दिन एक्स्ट्रा करा रहा हूं। 5 दिन जब काम एक्स्ट्रा करा रहा हूं, तो 5 दिन का हमें क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बी के 5 दिन का काम निकाला और इसमें प्लस कर दिया। तो इससे ये हुआ कि ए और बी ने यहाँ पे बराबर बराबर काम किया। ए ने भी यहां तक काम किया एंड तक, और बी ने भी, क्योंकि मैंने बी का 5 दिन का काम निकाला और प्लस कर दिया, दोनों ने बराबर काम किया। तो यहाँ पे यदि उसने पूछा था कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, अब कुछ नहीं पता है, बचा है, तो यहाँ पे लिखो 75 और दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, तो 7 से डिवाइड किया कितना आ गया? 7 दाई 70, 10 बचे 5/7, यानी कि कार्य को समाप्त होने में 10/5 10 सही 5/7 दिन लगेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक बार और समझा देता हूं, देख लो। ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो ए और बी 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लिया कितना है? 60। 15 से 60 काटा 4 बार, और 20 से 60 काटा 3 बार, यानी दोनों। अब यहाँ पे जब भी मैंने बोला था कि जब भी पहले आएगा तो कार्य को प्लस करना है, तो उसने किसने कार्य छोड़ा था? बी ने। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 यूनिट। तो यानी कि 15 को 60 में प्लस किया कितना आ गया? 75। कुछ नहीं करना है, फिर दोनों को जोड़ना है और डिवाइड कर देना है, यानी 4 3 7। एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, तो 75 को कितने दिन में करेंगे? 75/7। तो 7 को 75 से डिवाइड किया, 7 दाई 70, 5 बचा बटे 7 दिन। क्लियर एकदम। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। एक क्वेश्चन लेते हैं पाइप एंड टंकी का, जो पिछली बार पेपर में पूछा गया था। चलो देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार पेपर में आया था। एक टंकी में 9 पाइप लगे हैं, 9 पाइप लगे हैं, 9 पाइप लगे हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले
कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले। भरने वाले और कुछ खाली करने वाले। कुछ खाली करने वाले हैं। यदि भरने वाला पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला पाइप भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 9 पाइप एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो भरने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करें। एक बार और क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, पिछली पहली बार जब आया था तो बच्चों ने छोड़ दिया था। तो इसमें देखते हैं, एक टंकी में 9 पाइप लगे हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। यदि भरने वाला पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और जबकि खाली करने वाला पाइप भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 9 पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो भरने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखना है, हमारे पास 2 तरीके के पाइप है, एक भरने वाले, मैंने लिख दिया ये भरने वाले ए वाले और बी वाले खाली करने वाले, और ये 9 के 9 पाइप है। ठीक है, तो यानी कि मैंने यहाँ पे देखा एक भरने वाला पाइप टंकी को कितने देर में भरना है, 9 घंटे में, 9 घंटे में नहीं 12 घंटे में। तो कितने में भरना है, 12 घंटे में। और बी उसे कितने में खाली कर रहा है, 16 घंटे में। और यदि उसने कहा कि यदि सारे पाइप खोल दिया जाए तो टंकी कितने में भर जाती है, 6 घंटे में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले की तरह कर रहे हैं कि एक पाइप खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। उसने कहा यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने में हो जाती है, 6 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है, यदि मैंने इन तीनों का लिया एलसीएम, क्या लिया एलसीएम, एलसीएम आएगा 48, कितना आएगा 48। ठीक है, तो 48 आएगा, तो यहाँ पे काटा 4 बार, 16 से काटा 3 बार और 6 से काटा 8 बार। अब जो भरने वाला है वो प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया प्लस, ये माइनस कर रहा है और ये हो रही है टंकी में भर रहा है। क्लियर बात है। तो करना क्या है, यहाँ पे लिखना है हमें सबसे पहले भरने वाले और यहाँ पे लिखना है खाली करने वाले। ठीक है, यदि मेरे सारे, मैं तुम्हें एलिगेशन से करना है, बिल्कुल आसान पड़ेगा। यदि सारे के सारे पाइप भरने वाले होते, 9 के 9 पाइप भरने वाले होते, एक पाइप 4 लीटर पानी भरता है, एक पाइप कितना भरता है 4 लीटर, 9 के 9 पाइप भरते तो टंकी में ज्यादा कितना 36 लीटर पानी, कोई दिक्कत है। यदि सारे पाइप भरने वाले होते 4 के 4 तो टंकी को, तो यानी कि एक पाइप 4 लीटर भर रहा है तो 9 पाइप कितने भरते, 36 लीटर प्लस का। यदि सारे पाइप, एक बार तो हमने भरने वाले ले लिए, एक बार लेना क्या है खाली करने वाले। यदि सारे पाइप खाली करने वाले होते 9 के 9, एक पाइप कितना खाली कर रहा है 3 लीटर, तो 9 पाइप कितने खाली करते -27। ठीक है, ना टंकी में 36 लीटर पानी जा रहा है और ना माइनस खाली 27, टंकी में जा कितना रहा है +8, यानी इन दोनों को कंबाइन करके बना कितना +8। अब इधर यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अपोजिट साइन है तो जुड़ेंगे, अपोजिट साइन है तो जुड़ेंगे। 27 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया 35, अरे सेम साइन है तो घटेंगे, 36 में से 8 गया कितना बचा 28। क्लियर बात है। अब यहाँ पे मैंने एक काटे रेशियो बनाए, 7 से काटा 4 बार और 7 से काटा 5 बार, तो यानी कि यहाँ पे कितने आ गए 5 भरने वाले और 4 खाली करने वाले। 5 और 4 टोटल पाइप कितने हो गए 9, 9 की जगह 9 ही पाइप दे रखे हैं हमें, तो यानी कि 9 की वैल्यू 9 ही है। तो भरने वाले पाइपों की संख्या पूछिए, तो भरने वाले पाइपों की संख्या कितनी है हमारी 5, तो भरने वाले पाइप आ गए कितने
भरने वाले पाइप आ गए 5। क्लियर बात एकदम। भरने वाले पाइप कितने आ गए 5। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। देखो एक टंकी 9 पाइप, एक टंकी में 9 पाइप लगे हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं। यदि भरने वाला टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला पाइप भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 9 पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो भरने वाले पाइपों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भरने वाला पाइप लिया, यहाँ पे खाली करने वाला, यहाँ पे सभी के सभी पाइप लिए 9। तो यानी भरने वाला पाइप 12 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो कितना लगता है 9 घंटे का टाइम। तो तीनों का लिया एलसीएम, 12 से काटा कितनी बार गया 4 बार, 16 से काटा 3 बार और 6 से काटा 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बार लिखा भरने वाले और एक बार लिखा खाली करने वाले। मैंने बोला कि यदि 9 के 9 पाइप भरने वाले होते तो एक पाइप 4 लीटर पानी भरता है तो 9 पाइप कितने भरेंगे प्लस 36। यदि सारे पाइप खाली करने वाले होते तो एक पाइप 3 लीटर पानी खाली करता है तो 9 पाइप कितने करेंगे 27। ठीक है, यदि ना तो ये ना ये दोनों मिलकर होते कितना है प्लस 8, तो मैंने प्लस 8 बीच में लिख दिया। तो इसमें से मैंने बताया अपोजिट साइन कितना है प्लस और सेम साइन है तो घटेगा। ठीक है, यहाँ पर रेशियो बनाए 5 और 4 आया, 5 और 4 कितना होता है 9, यानी 9 की जगह हमें 9 ही पाइप दे रखे हैं। तो यानी कि भरने वाले पाइपों की संख्या पूछी थी तो 5, यदि खाली करने वाला पूछा तो कितने थे 4। क्लियर एकदम बात, बिल्कुल आसान तरीके से कराया, नहीं टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के लेते हैं हम 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, एक पाइप का एक वो लिखो, एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण 6√3 है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमें हमें घन के विकर्ण का फॉर्मूला मालूम है। हमें क्या दे रखा है घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला कितना है घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण दे रखा है हमें, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला कितना है a√3। कितना है a√3। घन के विकर्ण की फॉर्मूला होता है a√3। तो a√3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 6√3। कितनी दे रखी है a√3 की वैल्यू 6√3। तो √3 तो दोनों तरफ आ रहा है, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर में। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। हमें आयतन निकालना है, तो आयतन का मतलब होता है घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a की क्यूब, यानी कि इसकी 3 बार गुणा करनी है। 6 की 3 बार गुणा करी, 6 3 36 का 216। क्लियर बात एकदम, 216, यानी आयतन कितना आ गया हमारा। ये भी ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट बहुत ध्यान देना है। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगी, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, यदि परिमाप है तो कितनी होगी सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं आज के 11वें क्वेश्चन पर। ठीक है, आज का है, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल सर। ठीक है, जैसा कि मैं मिक्स क्वेश्चन में 200 हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसमें से 2 क्लास ले चुका हूं, यानी कि हम लगभग 30 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं और मुझे सभी से आग्रह है कि सब इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी का भला हो पाए। ठीक है, तो आज हम चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एक आदमी 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है,
तो 1 पर 20% का लाभ, 1 पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि एक आदमी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, तो एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि होती है, तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो करना क्या है इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें लाभ और हानि बराबर है, तो उसमें हमेशा हानि होगी, क्या होगी, हानि। और करना क्या है, हानि परसेंट बराबर दोनों की गुणा करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 दूनी 4, यानी 4% की हानि आंसर आएगा। क्लियर, ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। जब भी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, एक पर यानी कि एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, जब भी ये दोनों बराबर हो, ये भी लाभ भी और हानि भी, तो कुछ नहीं करना है, दोनों की गुणा करना है और 100 से डिवाइड कर देना है, होगी हमेशा हानि। ठीक है, ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, दो समान धारिता वाले बर्तनों में, समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से, और पानी का अनुपात क्रम से 3:5 और 7:5 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि दो समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:5 और 7:5 है, तो दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि हमारे पास दो बर्तन है जिनमें क्या है, एक में दूध और पानी का मिश्रण है, क्या है, दो बर्तन है जिनमें दूध और पानी का मिश्रण क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है, यानी दो बर्तन है, पहला और दूसरा। यानी पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5। ठीक है, तो मैंने पहले बर्तन में देखा कि पहले बर्तन में 3 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, टोटल कितना है, 8 लीटर। पहले में 7 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, टोटल कितना है, 12। तो उसमें क्या है, दोनों समान धारिता वाले, तो दोनों समान धारिता, पर ये तो समान नहीं है, तो समान करने के लिए इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24। 8 से 24 को काटा कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 की गुणा इन दोनों में कर देंगे। 8 से 24 को काटा कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 की गुणा इन दोनों में। फिर 12 से 24 को काटा कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 की गुणा इन दोनों में कर देंगे। तो 3 की 3 में गुणा करी कितना है, 9। 5 से 3 की गुणा करी कितना है, 15। 7 की 2 में गुणा करी 14 और 5 की 2 में गुणा करी 10। अब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों बराबर मिलेंगे, तो 15 में 9 जोड़ोगे 24 और 14 में 10 जोड़ोगे 24, तो बराबर है, पर तुम्हें इन्हें जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने डाल दिया पहला बर्तन दूसरा बर्तन, अब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, तो 9 में 14 जोड़ा कितना आ गया, 23 और 15 में 10 जोड़ा कितना आ गया, 25। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमारा निकल गया, ये मिल्क और ये वाटर। क्लियर बात है, एक बार और देख लीजिए कि दो बर्तन है, क्या है, दो बर्तन, पहला और दूसरा। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो दोनों, मैंने पहले बर्तन में 3 था, दूसरे में 5 था, टोटल मिला के कितना हो गया, 8
और दूसरे में कितना है, पहले में 7 लीटर, दूसरे में ये दूसरा 5 लीटर, तो दोनों मिला के कितना हो गया 12। 8 और 12 का क्या लेना है, लेस है, यानी एलसीएम 24। 8 से 24 को काटा कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 की गुना इसमें, 3 की गुना इसमें। 12 से 24 को काटा कितनी बार गया, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार। क्लियर। इनकी गुना की, फिर 3 की 3 में करी 9, 5 की 3 में करी 15, 7 की 2 में करी 14, 5 की 2 में करी 10, तो ये हो गया 14 और 9 23 और 15 और 10 25। तो ये हो गया आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, 3 गुनी है। एक किसी कार्य को करने में, बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। यहां पे लिखा है ए और बी 2 आदमी है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से कितनी है, 3 गुनी। तो यहां पे मैंने लिख दिया इफिशियंसी। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि ए की इफिशियंसी बी से कितनी है, 1, इसकी 3 है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से इफिशियंसी कितनी है, 3 गुनी, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो इसका टाइम क्या होगा, अपोजिट। तो अपोजिट कितना आ गया, 1 से 3, कितना होगा 1 से 3, तो कितना ज्यादा काम करता है, 2 की जगह दे कितना रखा है हमें, 30 दिन, कितना 30 दिन, कितने गुना है, 2 से 30 को डिवाइड किया 15। यदि ए का पूछा ए किसी काम को कितने दिन में करे, 15 दिन में। बी का पूछा तो बी कितने दिन में करता है, 45 दिन में। कोई दिक्कत है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 45। ना तो हमें ये पूछा है, नहीं ये पूछा है, उसने पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो दोनों को ले लो एलसीएम। 15 और 45 का एलसीएम कितना है, 45। 15 से काटा 3 बार और 45 से काटा 1 बार, 15 से काटा 3 बार और 45 से काटा 1 बार। अब दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दो, तो 45 बटे 3, ए 3 यूनिट करता है, बी 1, तो 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर दो, 11 चौक 44, 11 से ही 1 बटे 4 दिन, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर बात एकदम। एक बार और देखो कि ए और बी, ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, तो मैंने लिख दिया ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है। हमेशा इफिशियंसी का अपोजिट होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। ठीक है, अब इफिशियंसी का अपोजिट होता है टाइम, तो टाइम के रेशियो कितना होगा, 1:3। ए किसी काम को बी से कितने दिन कम लेता है, 2 दिन कम लेता है, पर वहां पे लिखा है कि 30 दिन कम लेता है, यानी 2 की वैल्यू 30 है। 2 का डिवाइड 30 में किया, कितनी बार किया, 15। 15 की 1 में गुणा करी 15 दिन, 15 की 3 में गुणा करी 45 दिन। इन दोनों के लिए एलसीएम 45, दोनों को जोड़ा और डिवाइड कर दिया। ये हो गया आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है आज का, चौथा क्वेश्चन है, एक कार बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है,
चाल से जाती है, यदि वह रुक रुक कर चले, यदि वह रुक रुक कर चले, यदि वह रुक रुक कर चले तो उसकी औसत चाल, उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, हो जाती है। तो वह 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है, समय के लिए रुकती है। तो वह 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है। ऐसे ही क्वेश्चन 2018 में पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ही चलते हैं, इसे कराते हैं। हमें क्या दे रखी है, मैंने यहाँ पे स्पीड दे रखी है दो, तो यहाँ पे लिखो स्पीड, यहाँ पे लिखिए रुक रुक कर, यहाँ पे लिखो बिना रुके। पहले हमेशा लेना है बिना रुके वाली, तो बिना रुके, और यहाँ पे लिख दो रुक रुक कर, ठीक है। मैंने लिख दिया, एक बार हमें स्पीड दे रखी है बिना रुके, और एक बार दे रखी है रुक रुक कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें बिना रुके स्पीड कितनी है 80, कितनी है 80, और रुक रुक कर कितनी है 60। बिना रुके कितनी है 80, और रुक रुक कर कितनी है 60। तो यहाँ पे रेशियो बनाए, काट दिए, 20 दिया 60, 20 चौक 80, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो टाइम का रेशियो क्या होगा, अपोजिट 3 से 4। बिना रुके स्पीड 80 थी, रुक रुक कर कितनी है 60। रेशियो बनाए, 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 तिया 6। हमेशा टाइम का रेशियो स्पीड से अपोजिट होता है, ठीक है, यानी कि विपरीत होता है। यहाँ पे बिना रुके किसी दूरी को कितने में करता है, 3 मिनट, और रुक रुक कर चले तो कितनी लेती है 4, यानी कि रुकती कितनी देर के लिए, 1। ये लिख दीजिए स्टॉपेज टाइम, यानी रुकने का समय, रुकने का समय, ठीक है। अब हमें बताना कितना है, 1 घंटे में, कितने में बताना है, 1 घंटे में। यहाँ पे 4 की जगह में 1 घंटे दे रखा है, 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यानी कि वे 4 की जगह 1 घंटा दे रखा है, तो 4 की वैल्यू कितनी है 60 मिनट। कितने गुना है 15, 15 की गुना इसमें की तो कितनी आई 15 मिनट, यानी 1 घंटे में 15 मिनट के लिए वह रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एक बार बिना रुके और रुक रुक कर। बिना रुके स्पीड कितनी है 80, और रुक रुक कर कितनी है 60। तो यहाँ पे रेशियो बनाए 4 रेशियो 3, तो यहाँ पे कितना होगा 3 4, 4 की वैल्यू 60 है, तो कितने गुना है 15, 15 की गुना इसमें कर दी, तो रुक रुक कर कितनी आ गई, रुकने का समय कितना आया 15 मिनट। अब चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूँ एक बार, चौथा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहां पे लिखा 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि उनका मैस है, यदि उनका मैस है, यानी HCF ब्रैकेट में HCF 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि उनका मैस है 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें 3 संख्या दे रखी है, मैंने लिखा यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमें 3 संख्या उनका अनुपात दे रखा है, 3:4:5 के अनुपात में। यदि उनका मैस है 18 है, तो उनका लैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 संख्या लिख दी, A, B, C, यानी किस अनुपात में, 3:4:5। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक HCF और एक लिखा LCM, कोई दिक्कत है। मैं 3, 4 और 5 का HCF कितना होगा, HCF होता है कि ये तीनों एक संख्या माननी चाहिए। 3, 4 और 5 तो किसी के टेबल में आती नहीं है, नहीं आती, तो इनका HCF कितना होगा 1, क्लियर बात है। यानी कि जब ये किसी के टेबल में नहीं आती है, तो इनका HCF कितना होगा 1। अब इनका लैसे निकालना है, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, इनका एलसीएम कितना आ गया 60।
ठीक है। एलसीएम मैंने सीधी सीधी मल्टीप्लाई क्यों कर दी, क्योंकि ये दोनों किसी के, ये आपस में किसी के टेबल में नहीं आती कोई सी संख्या भी, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा 60। एक की जगह मैं से दे कितना रखा है 18, कितना दे रखा है 18, कितने गुना है 18, पूछा क्या है बाबू, इसमें पूछा है एलसीएम। एलसीएम पूछा तो 18 में 60 में गुणा कर दो, एलसीएम कितना आ गया 1080। हमारा एलसीएम कितना है 1080। यदि पूछता कि संख्या ज्ञात कीजिए तो पहली संख्या हो जाती है 18 की, इसमें गुणा करी 54, इसमें गुणा करी 72, इसमें करी तो 90, ठीक है। तो यदि संख्या पूछता तो इनमें गुणा कर देते, एलसीएम पूछा था एलसीएम में गुणा कर दे, ठीक है। इससे तुम्हारा समय भी बच जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, यानी कि आज के छठे क्वेश्चन पर। आज का 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की गति ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहां पे देखो एक नाव है जो धारा की दिशा में 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी को तय करने में कितना लेती है 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों साइड अलग अलग, यहाँ पे लिख दिया मैंने धारा की दिशा, या ये लिख दो सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे लिखा अपोजिट डायरेक्शन। धारा की दिशा होती है सेम डायरेक्शन और धारा की अपोजिट डायरेक्शन होती है विपरीत दिशा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, समझने की धारा की दिशा में 4 घंटे में कितनी जा रही है 120 किलोमीटर। 4 घंटे में कितनी जा रही है 120 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 120/4, 4 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में कितनी जा रही है इतनी दूरी, उसने कही धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, यानी कितनी 120 को 6 घंटे में तय करती है। तो 1 घंटे बराबर 120/6, 6 से डिवाइड करा कितना आ गया 20। अब यहाँ पे देखो, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा 1 घंटे में निकालना है, मिनट है तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करना है, सेकंड है तो सेकंड को घंटे में, यानी कि हमें दोनों चाल 1 घंटे में चाहिए। फिर इसके बाद यदि धारा की चाल निकालनी है, यहाँ पे देखो यदि धारा की चाल निकालनी है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, 30 माइनस 20/2 तो कितनी आएगी 10/2, 10/2 तो कितनी आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यदि नाव की चाल निकालनी है, नाव की चाल, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 50/2 तो कितनी आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि शांत जल में नाव की चाल पूछता, शांत जल में, ये शांत जल में नाव की चाल है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और धारा की चाल निकालनी है, दोनों ने घटा के 2 से भाग। क्लियर बात है एकदम, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पर, ठीक है। यदि सभी को मजा आ रहा हो तो, यदि सभी को सही समझ में आ रहा हो तो सभी वीडियो को शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के 7वें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है, राम 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर
एक व्यापार आरंभ करता है, एक व्यापार आरंभ करता है, आरंभ करता है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी लगाकर, 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को, यदि वर्ष के अंत में लाभ को 4:5 के अनुपात में बांट लिया जाता है, बांट लिया जाता है, तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है? की गई पूंजी कितनी है? ठीक है, तो क्वेश्चन समझा देते हैं। राम ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद बी ने कुछ पूंजी लगाई और व्यापार में सम्मिलित हो गया। माने कि यदि वर्ष के अंत में लाभ को 4:5 में बांट लिया जाता है तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है? तो यहाँ पे लिख दो राम, या आर लिख दो उसकी जगह, यहाँ पे लिखा मैंने राम और यहाँ पे लिख दिया बी, यानी कि राम और बी। बी थे नाम इनके। राम ने कितने लगाए? 60,000 रुपए, 60,000 रुपए लगाए। अब उसने क्या कहा कि 4 महीने बाद, यानी कि पूरी 1 वर्ष के लिए, राम ने तो पूरे वर्ष के लिए लगाए क्योंकि 1 वर्ष की बात हो रही है, तो इसने बी ने 4 वर्ष बाद लगाए थे, कितने में लगाए? 8। मैं इसे लिख देता हूँ, इसने पी रुपए लगाए, हमें मालूम नहीं है। अब इस वर्ष के अंत में लाभ कितना मिला? इसे 4 रुपए मिले लाभ के, इसे कितने मिले? 5। एकदम आसान चीज है, कुछ नहीं है। इसमें करना क्या है कि राम को कितने 60,000 रुपए लगाए, इसकी मालूम नहीं है तो इसका लिख दिया पी। इसने पूरी साल के लिए लगाए थे, 1 साल में कितने महीने होते? 12। इसने 4 महीने बाद लगाए थे, कितने लगाए? 8 महीने के लिए। वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ? वर्ष के अंत में लाभ होता है 4:5 में, यानी वर्ष में कितने रुपए का लाभ है? 4, और यहाँ पे कितने का? 5 का, यानी कि ए को राम को 4 रुपए मिले लाभ को और बी को कितने मिले? 5 रुपए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 4 से मैंने काट दिया, 4 से काटा 3 बार, और 8 से ये काट दिया मैंने, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, 7500। 5 या 15, यानी प्रिंसिपल बराबर 15 गुना 7500। 15 की गुना 7500 में करनी है, 2 जीरो, 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, यानी 1,12,500 रुपए किसने लगाए थे? पी ने लगाए थे, यानी कि बी ने। प्रिंसिपल कितने आ गया? 1,12,500, 1,12,500। 15 0 0 0 0, 15 5 75, 7 15 7 105 और 7 112, 1,12,500 रुपए की पूंजी लगाकर बी सम्मिलित हुआ था। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, राम ने कितने लगाए थे? 60,000 रुपए। बी ने कितने लगाए थे? पी रुपए। इसने पूरे वर्ष के लिए लगाए थे, कितने मिले? 12। इसने 8 महीने के लिए, 4 महीने बाद लगाए तो 8 महीने के लिए लगाए। वर्ष के अंत में लाभ होता है 4:5 में, इससे 4 रुपए मिले लाभ के, इसमें 5, और कैलकुलेशन की तो ये आ गया हमारा आंसर 1,12,500। अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर, आज का 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां पे लिखा मैंने 7,35,18 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है कि तुम्हें कुछ भी फॉर्मूला नहीं रटना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा कि हमारे पास क्या है? 3 संख्याएं हैं, 7,35, 7,35, 18, चौथा पूछा है तो चौथे पे x लिख देना है, यानी कि 7,35, 18 हमें चतुर्थ समानुपाती लिखना है तो चौथे पे x लिख दिया। करना क्या है? बीच के की गुणा और फर्स्ट और लास्ट की गुणा क्या होती है? बराबर। 7 गुणा x बराबर 35 गुणा 18।
कोई दिक्कत? हमेशा क्या याद रखना, बीच के की गुणा और फर्स्ट और लास्ट के की गुणा क्या होती है, बराबर होती है। तो 35 गुणा 18 और 7 गुणा x। तो यहां से 7 से 35 को काटा कितनी बार गया, 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 पंजे 90, यानी हमारी चौथी संख्या कितनी आ गई, 90 आ गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज के 9वें क्वेश्चन पर। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल सर। जैसे कि मैं 4 क्लास आपकी ले चुका हूं, मुझे 200 क्वेश्चन कराने हैं, जिनमें से मैं मैक्सिमम 40 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हमारी 5वीं क्लास है, यानी कि आज हमारी 5वीं क्लास है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपने सभी ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उन 4 क्लासों को देखें और आज 5वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यदि पसंद आए तो सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहला है आज हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा 50,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें, ब्याज का अंतर ज्ञात करें। स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि 50,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो करना क्या है, पहले हमें लिखना है डिफरेंस, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे पास, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, ये लिख दिया 50,000 रुपए हमें डिफरेंस दे रखे। अब हमें दे रखी है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो करना क्या है, यहां पे 2 साल तो सीधे सीधे रिपीट मार देनी है, 1/10 गुना 1/10। कोई दिक्कत है, मैंने 2 साल का भी ऐसे ही कराया था कि यदि 2 साल होता, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो यहीं पे छोड़ देते। पर हमारा है कितने साल का, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना। तीसरे वर्ष क्या करेंगे, इसका 3 गुना, ये जो नीचे वाला है नीचे वाले का 3 गुना, इसका 3 गुना, 10 का 3 गुना कितना होगा, 30। 30 वाले को ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 31। और नीचे हमेशा यही आएगा। ठीक है, ये हो गया 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। एक बार और देखो, उसने कहा कि 50,000 रुपए की राशि का, मैंने लिख दिया 50,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो मैंने लिख दिया 1/10। 2 साल तो सीधे सीधे, यानी 2 साल की बात होती तो हम यहीं तक लिखते, यहां तक। पर तीसरे साल में क्या करेंगे, नीचे वाले के 3 गुणे में, नीचे वाले के 3 गुणे में ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 10 की 3 में गुणा करिए कितना है, 30। 30 में ऊपर वाला जोड़ा तो कितना आ गया, 31 बटे में 10 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 2 3। अब जो बचा उनकी गुणा कर, तो 0 की 0, 5 एकम 5, 5 या 15। तो डिफरेंस कितना आ गया, 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस होगा 1550 रुपए। क्लियर बात है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत पहले 40% बढ़ा दी जाती है और उसके पश्चात 25% की छूट दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखते हैं, जब भी कीमत बढ़ाई जाएगी, क्या करी जाएगी, कीमत बढ़ाई जाएगी, तो सबसे पहले लिखना है सीपी।
सीपी से कीमत बढ़ाकर लिखी गई एमपी, और एमपी के बाद क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। ठीक है, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन वैल्यू और एक बिना फ्रैक्शन वैल्यू। हम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से क्योंकि कम कैलकुलेशन होगी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सब बताओ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, सबको मालूम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, यानी कि सीपी हमारा 5 है। कितना है सीपी, यानी प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी को उसने की कीमत 5 पे 2 रुपए बढ़ा दिए, यानी 5 में कितने रुपए बढ़ा दिए, 2, तो कितनी होगी 7, यानी कि सीपी हमारी 5 है, लागत हमारे 5 रुपए, 5 में 2 रुपए बढ़ा दिए, लिख कितना दिया 7। उसके पश्चात कहता है कि 25% की छूट दी जाती है, तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कोई दिक्कत है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यदि हमारा एमपी 4 रुपए है, कितना है 4 रुपए, 4 रुपए पे 1 रुपए की छूट दी जाती है, तो बेच कितने में जाती है, 3 में, कोई दिक्कत। 4 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 3 में। अब आगे का आगे रिपीट करना है और पीछे का पीछे। अब हमें मार्केट प्राइस का काम खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है, इनकी गुणा करते हैं। 5 की 4 में गुणा करी तो हमारा सीपी कितना आ गया, 20 रुपए, कितना आ गया 20, और बेची कितने में, 7 या 21, बेची कितने में, 21। अब 20 की चीज को 21 में बेच रहा है, 20 की चीज को 21 रुपए में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने पर, 20 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 20 से 100 को काटा कितना आ गया, 5%, तो यानी प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 5%। बताओ कोई दिक्कत हो तो। चलो एक बार और देख लो, एक किसी वस्तु को की कीमत पहले 40% बढ़ा दी जाती है और उसके पश्चात 25% की छूट दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 40% बढ़ाई थी, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी सीपी हमारा 5 रुपए है, 5 पे 2 रुपए की कीमत बढ़ा दी तो कितनी करती, 7। फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया 25% का, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो बेची कितने में, 3 में। आगे का आगे रिपीट करना है, पीछे का पीछे। हमें सीपी और एसपी चाहिए क्योंकि लाभ निकालना है, तो 5 चौक 20, सीपी कितने आ गए 20, बेची कितने में, 21 में। 20 की चीज को 21 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का, 1 का, 20 में गुणा 100, तो ये आ गया हमारा 5%। क्लियर बात एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम टाइम एंड वर्क का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, जबकि सॉरी जबकि बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में, 30 दिन में, और सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। जुकाम हो गया, सॉरी सबके लिए। सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, उस कार्य को कितने समय में करेंगे। यहां पे देखो क्वेश्चन समझा देता हूं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, जबकि बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में, और सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर बता रहे हैं कितने दिन में करेंगे। तो यहां पे देखते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। ए प्लस बी बराबर 20 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, और सी और ए उसे कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। क्लियर बात। अब तीनों का एलसीएम लेना है, क्या लेना है, तीनों का एलसीएम। 20, 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, अब इसको देखो, 15 20 30 के टेबल में 15 30 आता है, तो हमें एलसीएम किसका लेना है, 30 और 20। 30 और 20 की ऐसी संख्या देखनी है तो 30 से भी कटा और 20 से, ऐसी संख्या है 60, कितनी है 60। 20 से काटा 60 कितनी बार गया, 3 बार, और 30 से 60 काटा कितनी बार गया, 2 बार, और 15 से काटा 4 बार। अब यहाँ पे देखो, ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, और सी भी 2 बार काम कर रहा है। जब ये 2 बार काम करे तीनों, ए भी 2 बार काम करे, बी भी 2 बार काम करे, तो सी भी, तो इनको डबल कर दो हमेशा।
क्या कर दो डबल, तो डबल हो गई कितना आ गया 120, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 120। अब करना कुछ नहीं है, तीनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो। तीनों को जोड़ा और डिवाइड कर दिया 120 बटे 3, 2 5, 5 4 9, 3 के टेल मारे काट दो, 3 से काटा 40, 40 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 13, 3 39, 13 से ही 1 बटे 3 दिन। एक बार और देख लीजिए, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में और सी और ए 15 दिन में। करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिया 60, 20 से काटा 60 3 बार, 30 से काटा 60 2 बार, 15 से काटा 4 बार। अब यहाँ पे देखो ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। जब भी ये 2 बार आए तो करना क्या है, काम को डबल कर दो। तो 60 का कितना होगा 2, डबल कितना होगा 120, और फिर क्या करना है, तीनों को जोड़ना है और डिवाइड कर देना है, तीनों का कार्य निकल जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आसान है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लेते हैं हम अगला क्वेश्चन पाइप एंड टंकी का। आज का चौथा क्वेश्चन है। एक पाइप खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है। जबकि दूसरा पाइप बी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से खोल दिया जाए, बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोल दिया जाए, 1 मिनट के लिए खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं एक पाइप है जो खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी ये बताना है। तो यहाँ पे करना क्या है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे लिखा ए बराबर 15 मिनट और बी बराबर 20 मिनट। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया कितना है 60, 15 से काटा 4 बार और 20 से काटा 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को 1-1 मिनट के लिए खोला गया, यानी 1 मिनट के लिए ए ने कितना भर दिया 4 लीटर, दूसरे मिनट के लिए यानी कि दूसरे मिनट में खोला गया बी को, इसने कितना खाली कर दिया -3 लीटर। अब यहाँ पे मिनट कितने हो गए, 1 मिनट ये 1 मिनट ये, तो 2 मिनट का समय हो गया। तो टंकी में गया कितना लीटर है पानी, 1 लीटर। बस ये गलती मत कर देना, 1 का डिवाइड 60 में मत कर देना। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जो भरने वाला पानी है वो माइनस करना है। तो 60 में से 4 गए तो कितना, हमें टंकी भरवानी है 56 लीटर। कितनी भरवानी है 56 लीटर। करना क्या है, सबसे पहले जो पाइप भरने वाला है वो कितना भर रहा है 4 लीटर, तो वो पहले माइनस करना है। 60 में से 4 गए कितना आ गया 56, हमें टंकी में 56 लीटर भरवाना है, यानी एक की वैल्यू 56 लीटर है। कितनी है 56, तो कितने गुना है 56 की गुना इसे करी तो कितना आ गया 112 मिनट। मैंने यहाँ पे लिख दिया 112 मिनट हो गया। 112 में टंकी कितनी भर गई 56, कितनी भर गई 112 मिनट में 56 लीटर टंकी भर गई। अब बारी किससे भरने वाले की, 1 मिनट की। एक कितना भरता है 4 लीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 मिनट और टंकी में कितना डाल दिया 4 लीटर पानी डाल दिया, तो टंकी कितनी भर गई 113 मिनट हो गई और टंकी कितनी होगी फुल 60 मिनट। तो टंकी इसका आंसर है 113 मिनट। आंसर कितना आ गया 113 मिनट आंसर है। एक बार और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पाइप कितना भरता है, एक पाइप 4 लीटर पानी भरता है। ठीक है, मैंने लिख दिया 1 मिनट में पहले पाइप भरने वाला खोला जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में ए ने 4 लीटर भर दिया। अब दूसरे मिनट में बारी किसकी आई,
बी ने 3 लीटर पानी खाली कर दिया, यानी 2 मिनट हो गए हमारे, एक और एक 2 मिनट, और टंकी में 4 में से 3 लीटर खाली हो गया, तो टंकी में गया कितना, 1 लीटर पानी। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भरने वाला पाइप है वो कितना भर रहा है, 4 लीटर, तो पहले उसको माइनस कर देना है, 56 लीटर भरवाना है हमें। कितना भरवाना है, क्योंकि बाद में जब टंकी भरेगी तो खाली क्यों होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 60 में से 4 भर चुका है, हमें कितना भरवाना है, 56, यानी एक की वैल्यू 56 है, कितने गुना है, 56, 56 की गुना इसमें करी तो कितना आ गया, 112, 112 मिनट में 56 लीटर पानी भर रहा है, 56 लीटर। तो अगले मिनट में बारी किसकी, अब एक ही, ए ने 1 मिनट पर चला और कितना पानी भर दिया, 4 लीटर, यानी 113 मिनट में टंकी कितनी होगी, 60 लीटर भर गई। तो यानी कि आंसर कितना है हमारा, 113 मिनट। इस पर कंसंट्रेट करना है, इसे बालक बहुत ज्यादा 120 मिनट में लगाते हैं, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बारी बारी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां बाई की रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आते हुए स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को 20 और 30 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में आते हुए स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, मैंने बताया था जब भी दूरी निश्चित है तो टाइम का अपोजिट स्पीड होता है। तो यहाँ पे लिखा रेल 1 और रेल 2, हमें टाइम दे रखा है, ये 10 सेकंड में पार करती है। आदमी की तो कोई लंबाई नहीं होती है, तो रेल अपनी लंबाई को पार करती है। रेल अपनी लंबाई को पार करने में 10 सेकंड, इसको 20 सेकंड है, इसका कितना है 20 सेकंड, 20 सेकंड का समय लेती है, और ये कितना लेती है 30 सेकंड। इनका रेशियो बनाया, 0 से 0 कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 2 से 3। जब भी दूरी निश्चित होती है, दूरी निश्चित होती है तो टाइम का अपोजिट स्पीड होता है। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया 3:2, कितना आ गया 3:2। अब यहाँ पे देखा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन, तो चाल क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पे आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड। अब पहली रेल 1 सेकंड में 3 मीटर जा रही है, पहली रेल कितनी जा रही है 3 मीटर, तो 20 सेकंड में कितनी जाएगी 60 मीटर, ठीक है, कितनी जाएगी 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर ये आगे, दोनों समान लंबाई की है तो ये भी कितनी आएगी 60, गुना भी करोगे जब भी यही आएगी 30 दूनी 60, तो दोनों की लंबाई कितनी होगी प्लस। अब 1 सेकंड में 5 मीटर जा रही है, कितनी जा रही है 5 मीटर, तो उसे जाना 120 मीटर है, तो इसे जाने में कितना समय लेगा, टाइम बराबर 120/5, 5 से डिवाइड कर तो कितनी आ गई 24 सेकंड, यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे 24 सेकंड। क्लियर बात है। एक बार और देखिए, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आते हुए एक स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेशियो से रेशियो काटा तो 2:3 आ गया। जब भी दूरी निश्चित हो, दूरी निश्चित क्यों थी कि दोनों की लंबाई समान थे, तो दोनों की लंबाई समान थी तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया 3:2, कितना हो गया 3:2। अब यहाँ पे देखा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो चाल क्या होगी प्लस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो चाल क्या होगी प्लस। अब 1 सेकंड में 3 मीटर जा रही है तो 20 सेकंड में कितनी जाएगी 60 मीटर, ये 1 सेकंड में 2 मीटर जा रही है तो 30 सेकंड में कितनी जाएगी 60। यस, वैसे भी लंबाई बराबर से तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, तो 60 मीटर ये 60 मीटर ये, टोटल लंबाई कितनी होगी 120 मीटर, पर 1 सेकंड में जाती कितनी है 5 मीटर, तो 120 में 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 24 सेकंड। क्लियर बात एकदम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक समय दूरी का ले लेते हैं हम।
एक चोर 400 मीटर की दूरी पर 400 मीटर की दूरी पर पुलिस को देखता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है, आरंभ कर देता है, और पुलिस उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करती है। तो चोर को पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बार देख लीजिए। एक चोर 400 मीटर की दूरी पर पुलिस को देखता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है, और पुलिस उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करती है। तो चोर को पकड़े जाने से पहले पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? बिल्कुल आसान तरीका है। जब भी समय निश्चित होता है तो दूरी और चाल का अनुपात बराबर होता है। जब भी समय निश्चित होता है तो यहाँ पे लिखो पुलिस या चोर लिख लो, पहले चोर दे रखा है, चोर पुलिस। जब भी हमें क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। चोर की कितनी है? 12 और पुलिस की कितनी है? 15। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो बनाओ, तो रेशियो काटा 3 से 3 चौक 12 और 3 5 15। जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो इसका कितना आ गया? 4 से 5। अब पुलिस कितनी ज्यादा दूरी तय कर रही है? एक किसकी वजह से क्यों ज्यादा दूरी तय कर रही है? क्योंकि दोनों का गैप 400 मीटर था, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर। कितनी है? 400 मीटर। एक का डिवाइड 400 में किया तो कितनी बार गया? 400। पूछे किसकी दूरी है? पुलिस की, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। एक मिनट, ये 400 गुना है तो 5 में 4 की गुना करी तो 5 की गुना 400 कितना आ गया? 2000 मीटर। आंसर कितना आ गया? 2000 मीटर। क्लियर बात है? एक बार और देखो, जब भी समय निश्चित होगा तो क्या होगा? स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। अब इस चोर की स्पीड कितनी थी? 12। पुलिस की कितनी थी? 15। रेशियो बनाए 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 रेशियो 5। तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, क्योंकि जब भी समय निश्चित होता है तो दोनों का रेशियो समान होता है। तो पुलिस चोर ने कितनी दूरी तय की है? 4, और पुलिस ने कितनी दूरी तय करी है? 5। ठीक है, कितनी ज्यादा तय की है? 1, क्योंकि पुलिस और चोर के बीच में गैप कितना था? 400 मीटर। यानी एक की वैल्यू 400 मीटर है। कितने गुना है? 400। जिसकी पूछी है उसमें गुना कर दो। चोर की पूछे तो 4 में गुना करते थे, पुलिस की पूछे तो कितने गुना करती? 5 में। तो यानी कि 2000 मीटर या 2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर एकदम? चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूं, पेपर को बड़े ध्यान से देना है और कंसंट्रेशन के। मेन चीज है टाइम को मैनेज करना है सबसे ज्यादा। जितना अच्छा टाइम मैनेज करोगे उतना ही तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे लेते हैं लेसे में से दो संख्याएं 140 और 140 और 168 का में से 28 है, तो उसका लेसे ज्ञात कीजिए।
लय से ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है, ये तुमने तीसरी क्लास से पढ़ा है, तीसरी चौथी से, कि पहली संख्या दूसरी, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, यानी लैसे गुणा मैसे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें दो संख्या दे रखी है, एक 140, एक दे रखी है 168। हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दे रखा है कितना हमारा 28। मैसे को एचसीएफ बोलते हैं और एलसीएम लैसे को एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि मैसे को क्या बोलते हैं एचसीएफ और लैसे को क्या बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, तो ये 28 चला जाएगा डिवाइड में, 140 गुणा 168 और बटे में 28, 28 से काटा कितनी बार गया 5 बार, और मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे निकल जाएगा, 5 8 40, 5 6 30 4 34 की 4 हासिल 3, 5 1 5 3 8, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 840। एक बार और देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है, लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या कितनी है 140, दूसरी कितनी है 168, तो बराबर एलसीएम इंटू 28। तो हमारा एलसीएम बराबर निकालना है, तो 28 चला गया डिवाइड में, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 840। आज का लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हर वीडियो में 10-10 20-20 क्वेश्चन करा रहा हूं, इनको आप बढ़िया से रिवीजन कर लो। मैं गारंटी देता हूं डिजिट चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। ठीक है,